बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी नहीं हो रही थी और मुझे शादी का बहुत शौक था। एक दिन सहेली के कहने पर पीर बाबा के पास गई, जो शर्तिया तावीज देता था। यूं उसने मुझे 3 बंद तावीज पकड़ा दिए और सख्ती से बोला कि इसको तकिए के नीचे रखकर सोना है और गलती से भी खोल कर नहीं देखना है। सुबह उठकर उसे जलाकर पी लेना है। यूं मैंने ऐसा ही किया और दूसरा तावीज पीते ही हैरतअंगेज तौर पर मेरी शादी हो गई। तीसरा तावीज पीर बाबा ने कहा था कि शादी की रात ही खाना। जब मैं खाने लगी तो जल्दी से खोल कर देखा तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसमें तो पीर बाबा का। मेरा नाम शिज़ा है। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और वो अपनी अपनी बीवियों को लेकर अलहदा हो चुके थे। इसलिए मैं अपनी अम्मा और अब्बा के साथ अकेली ही रहती थी। मेरी उम्र 25 बरस से ज्यादा हो चुकी थी और अभी तक मेरी शादी ना हुई थी। ये कोई इतनी बड़ी उम्र ना थी, मगर मेरे लिए परेशानी का बाइस थी कि अभी तक मैं कंवारी थी। मुझे छोटी उम्र से ही शादी का बहुत शौक था। मैं बचपन में जब भी कोई खेल खेलती तो हमेशा दुल्हन ही बनती थी, इसलिए मुझे शादी का शौक होने लगा। कुछ भाई भी, तीनों बड़े थे। पहले बड़े भाई की शादी हुई तो वो भाभी के आगे पीछे फिरते थे और उनकी हर बात मानते थे, यहां तक कि अलहदा भी हो गए। फिर छोटे दोनों भाइयों की बीवियां आईं तो वो भी ऐसी ही निकलीं। नाज और नखरे उठवाने के सिवा उनको कोई और काम नहीं आता था। हर वक्त बस भाई अपनी बीवियों के साथ साथ रहते और उनकी हर बात मानते थे। उनकी तरफ से देख देख कर मेरा भी ये दिल करने लगा था कि मेरी भी जल्द अज जल्द शादी हो जाए, ताकि मेरा भी कोई ख्याल रखने वाला हो। अम्मी अबू भी यही चाहते थे कि जल्द उनकी बेटी अपने घर की हो जाए। रिश्ते आते थे और हाँ में जवाब दिए बगैर वापस पलट जाते थे। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मेरे साथ वाली सारी सहेलियों की कई बरस पहले ही शादियां हो चुकी थीं और मुझे जितना शौक था उतनी ही ताखीर हो रही थी। 2-3 बार हाँ हुई, मगर उन लोगों ने खुद ही इनकार कर दिया। एक बार तो रिश्ता पक्का भी हो गया था, बात शादी तक जा पहुंची थी, मगर ऐन शादी वाले दिन मेरे होने वाले ससुराल में कोई हादसा हो गया और उन्होंने मुझे मनहूस करार देकर शादी तोड़ दी और वो बारात ही ना लेकर आए। यूं मैं एक बार फिर शादी से महरूम हो गई। फिर 2 से 4 रिश्ते और आए, मगर वो मेरे घर वालों को पसंद ना आए। उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे पता चला तो मैंने बहुत शोर मचाया और रोते हुए अम्मा से कहने लगी कि आप चाहती ही नहीं हैं कि मेरी शादी हो जाए, इसलिए हर आए रिश्ते को मना कर देती हैं। अम्मा ने मुझे प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की कि वो रिश्ते मेरे लिए ठीक ना थे, इसीलिए उन्होंने इनकार किया था। वरना कौन माँ ये चाहती है कि उसकी बेटी की शादी ना हो और वो उसकी दहलीज पर बैठी रहे। अम्मा मुझे काफी देर तक समझाती रही थी, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मैं ये सोच चुकी थी कि वो मेरे लिए लड़का पसंद नहीं करेंगी। अपनी शादी के लिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इसी दौरान मुझे फेसबुक पर एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने आज से पहले कभी किसी लड़के से बात तक ना की थी, मगर उस दिन मैंने सोच लिया था कि किसी लड़के से बात करूंगी तभी तो शादी होगी। इसलिए मेरी फोन पर उस लड़के से बातचीत होने लगी। उसका नाम आकिफ था। हमारा राबता फेसबुक के जरिए ही हुआ था और बाद में एक दूसरे को फोन नंबर्स दे दिए थे। वो कराची से ताल्लुक रखता था और मैं लाहौर से थी, मगर फिर भी हमारी दोस्ती हो गई। वो बहुत अच्छा था और मुझे लगता था कि वो मुझसे शादी कर लेगा। हम तकरीबन 2 साल से राबते में थे और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, बल्कि बात दोस्ती से बढ़ चुकी थी। मैं इंतजार में थी कि कब वो खुद मुझसे शादी का कहेगा। मैं लड़की होने के नाते अपने मुंह से नहीं कह सकती थी कि मुझसे शादी कर लो, इसलिए उसके इंतजार में दिन गुजारने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो मसरूफ होने लगा तो हमारी बात कम होने लगी। पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा कि जैसे वो बदल गया है और वो अब मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं बहुत परेशान थी। इन्हीं हालात में एक दोस्त से मिलना हुआ तो मैंने सारी बात उसे बताई। मेरी उस दोस्त का नाम नौशीन था और वो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैं अपने दिल की हर बात अपनी सहेलियों से कर लेती थी, इसलिए उसको बताकर उसकी मदद चाही। मेरी सहेली कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारा मसला हल करवा दूंगी। मैं सोचती हूँ कि क्या करना है, फिर मैं बताऊंगी। एक दिन मैंने खुद ही आकिफ को फोन कर दिया। वो काफी हैरान हुआ था, क्योंकि मैंने कभी उससे खुद से कॉल नहीं की थी। मैंने आकिफ से उस दिन खुद ही पूछ लिया कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो और शादी करोगे। तो वो कहने लगा कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर अभी नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे,
कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि मान जाएं। मैं शदीद अजियत का शिकार हो चुकी थी क्योंकि उसकी जानिब से कोई उम्मीद भरा जवाब न मिला था। एक दिन मेरी वो दोस्त घर आई जिसे मैंने अपनी मदद का कहा था। मेरी वो सहेली नौशीन कहने लगी कि मुझे लगता है कि आकिफ तुम्हें धोखा दे रहा है। वो शादी करना चाहे तो कर सकता है, मगर वो जानबूझकर तुमसे कतरा रहा है। मुझे उसकी बात का यकीन न आया। मुझे लगा कि वो झूठ कह रही है। मैंने कहा कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही होगी, वो धोखा नहीं देगा, वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है। मैंने उस दोस्त को अच्छी खासी बातें सुनाई और वो बेचारी परेशान होकर उठ गई। मैंने एक और दोस्त को बताया तो वो सुनते ही कहने लगी, तुम पर बंदिश हुई है, इसलिए तुम्हारा रिश्ता नहीं हो रहा, और हर बार बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है। उसकी बात सुनकर मैं परेशानी से कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, भला मुझ पर बंदिश क्यों होने लगी और कौन करवाएगा? मेरी सहेली कहने लगी कि तेरी किसी भाभी ने ही टूना करवाया है, यकीनन, ताकि तेरी शादी ना हो। भाभियां नंदों से दुश्मनी से बहुत कुछ कर जाती हैं, ये तो फिर मामूली सी बंदिश है। मेरी सहेली तो कहकर चली गई थी, मगर मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या वाकई मुझ पर कोई बंदिश हुई है ताकि मेरी शादी ना हो। कौन सी वाली भाभी ने किया होगा? बज़ाहिर तीनों भाभियां मुझसे अच्छे तरीके से बात करती थीं, और वैसे भी उनको क्या फर्क पड़ना था मेरी शादी से? मैं कौन सा उनके साथ रहती थी? बस यही सोचकर मैंने सहेली की बात को अहमियत न दी। लेकिन जब मोहल्ले की बाकी दोस्तें भी यही बात कहने लगीं, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में भी ये बात बैठ गई कि जरूर किसी भाभी की साजिश है। मेरा शक छोटी भाभी पर जा रहा था, क्योंकि कुछ अरसा पहले मेरी उनके खानदान में मंगनी हुई थी, जो बाद में टूट गई थी। हुआ कुछ यूं था कि भाभी के कजन का मेरे लिए रिश्ता आया था, बातचीत पक्की हो गई थी और मंगनी भी हो गई थी। लेकिन मैं महसूस करती थी कि जैसे छोटी भाभी खुश नहीं है, वो अपनी छोटी बहन की वहां शादी करना चाहती थी। बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने मंगनी ही तोड़ दी। अब अपनी दोस्तों की बातें सुनकर मुझे एहसास हो रहा था कि जरूर छोटे भाई की बीवी ने ही कुछ किया होगा। एक दिन सब घर वाले इकट्ठे होकर मेरी शादी की बात ही कर रहे थे। मेरी अम्मी नमाज पढ़ने के लिए चली गईं और मैं सब के लिए खाना बनाने किचन में चली आई। मुझे ख्याल आया कि भाभियों से ही पूछ लेती हूँ कि वो क्या खाएंगी, तो मैं वही बना लूंगी। मैं वापस कमरे की तरफ आई, मगर उनकी बातें सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। बड़ी भाभी कह रही थी कि कितना अच्छा हो कि शिजा की शादी ना हो अभी, वही तो अपने माँ बाप को संभालती है। जिस दिन उसकी शादी हो गई उस दिन के बाद सास और ससुर को हम सबको बारी बारी संभालना पड़ेगा। बाकी दोनों भाभियां भी हाँ में हाँ मिलाने लगी कि वाकई अगर शिजा की शादी हुई तो उसके माँ बाप हमारे दर पर आ जाएंगे, अल्लाह करे कि ना हो शादी। मैं ये सब बातें सुनकर दिल बर्दाश्ता हो गई और सोचने लगी कि वाकई मेरी सहेली ठीक कहती है, भाभियों ने ही मुझ पर टूना किया है ताकि मेरी शादी ना हो सके। दिन यूं ही परेशानी में गुजर रहे थे। एक दिन मेरी सहेली आतिका कहने लगी कि तुम्हें अपनी शादी करवाने के लिए किसी पीर बाबा के पास जाना चाहिए, कोई दम या तावीज करवाना चाहिए। इस बंदिश का तोड़ करोगी तभी बात बनेगी। उसकी बात सुनकर मैं डर गई। हमारे घर में कोई पीरों फकीरों को नहीं मानता था और ना ही हम कभी उनके पास गए थे। अब्बा तो पीरों के पास जाने के सख्त मुखालिफ थे, इसलिए मैं अगर अम्मा से जाने की इजाजत लेती तो वो मना कर देती, बल्कि उल्टा मुझे डांटती कि ये तुम किन चक्करों में पड़ गई हो। ऐन मुमकिन था कि वो मेरा घर से निकलना ही बंद कर देती। इसी वजह से मैं अपनी दोस्तों को हाँ ना कह सकी। मेरी सहेली कहने लगी कि अम्मा को ना बताना, छुप कर चले जाएंगे। वो कहने लगी कि तुम आकिफ से शादी करना चाहती हो ना, इसलिए इस बारे में सोचना जरूर। आखिर एक दिन मेरी सब सहेलियां इकट्ठी हुई और मुझे कहने लगी, बल्कि जोर देने लगी कि मुझे अब कोई कदम उठा लेना चाहिए। मैंने कह दिया कि ठीक है, मैं आकिफ से शादी करने के लिए दम करवाने जाऊंगी। मैं जाना तो नहीं चाह रही थी, मगर शादी ना होने की वजह से मैं जहनी मरीजा बनती जा रही थी। बस इसीलिए एक सहेली के साथ पीर बाबा के पास चली गई। मेरी सबसे अच्छी दोस्त नौशीन ने पहले तो मुझे समझाया कि इन पीरों के चक्करों में मत पड़ो, मगर मेरी जिद के आगे उसने हार मान ली। कहने लगी कि तुम किसी और के साथ नहीं जाओगी, मैं खुद तुम्हें किसी अच्छे पीर के पास लेकर जाऊंगी। 2 दिन के बाद वो मुझे एक पीर के पास ले गई। मुझे हैरत हुई कि ये कोई दरबार या आस्ताना नहीं था, बल्कि एक घर था, और वहां बिल्कुल भी रश नहीं था। पता नहीं नौशीन मुझे किसके पास ले आई थी। हम घर के अंदर दाखिल हुए। पीर बाबा को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। वो कोई इतनी बड़ी उम्र का डरावना सा बाबा नहीं था, बल्कि एक नौजवान लड़का था जिसकी उम्र मुझसे चंद साल ही ज्यादा थी। पीर बाबा ने मुझे सर से पैर तक घूरा,
उसने हमसे मसला पूछा तो मेरी सहेली नौशीन कहने लगी, पीर बाबा इसकी शादी नहीं हो रही, आप कोई तावीज दे दें कि जिससे इसकी शादी जल्दी हो जाए। पीर बाबा ने कहा कि फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें एक ऐसा तावीज देंगे कि जिससे तुम्हारी शादी में सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और बहुत जल्द अच्छी जगह पर तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं ये सुनकर खुश हो गई थी। पीर बाबा ने मुझे 3 तावीज बनाकर दिए और कहने लगा कि इन तीनों को खोल कर ना देखना और तकिए के नीचे रखकर सोना है, सुबह उठकर इसे जलाकर पी लेना है। मुझे उस फकीर की बात अजीब लगी कि ये क्या बात हुई, पहले खोलना नहीं है और फिर जलाकर पी लेना है। मैंने यही बात उस फकीर से पूछी तो वो गुस्सा हो गया, कहने लगा कि तुमने शादी करनी है या नहीं। मेरी सहेली कहने लगी कि शिज़ा तुम पीर साहब को गुस्सा ना दिलाओ, वरना ये ना हो कि वो गुस्से में तुम्हें बद्दुआ दे दें और फिर तुम्हारी शादी बिल्कुल ही ना हो। मैं डर गई और फौरन पीर साहब से मुआफ़ी मांग ली। मैंने अपनी सहेली से पूछा कि इनको कितने पैसे देने हैं, मगर वो कहने लगी कि पीर बाबा 1 रुपया भी नहीं लेते, मुफ्त में खिदमत खल्क करते हैं। मैं और मेरी सहेली घर आ गए। मैं कशमकश का शिकार थी कि पता नहीं तावीज़ का असर होगा भी या नहीं। मेरी सहेली कहने लगी, अब तुमने आकिफ से राबिता नहीं करना, देखना वो खुद तुमसे राबिता करेगा, बल्कि रिश्ता भेजेगा। मैं ये बात सुनकर खुश हो गई और उससे वादा कर लिया कि मैं अब उससे बात नहीं करूंगी। रात हुई तो मैंने वो तावीज़ अपने तकिए के नीचे छुपा कर रख दिया। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं तकिए के नीचे से वो तावीज़ उठाऊं और खोल कर देखूं, मगर पीर साहब की हिदायत याद आ जाती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे किसी गलत अमल की वजह से मेरी शादी में कोई रुकावट आ जाए, इसलिए मैं यूं ही सो गई। सुबह उठी तो वो तावीज़ तकिए के नीचे से निकाला और उसे जला दिया और फिर उसे पानी में घोल कर पी लिया। मुझे उसका जायका बहुत तल्ख लगा, मगर मैं हर मुश्किल इम्तिहान से गुजरने को तैयार थी। बस एक बार मेरी शादी आखिर से हो जाती। अब मैं इंतजार करने लगी कि कब वो रिश्ता भेजेगा। पीर साहब ने कहा था कि तावीज़ असर दिखाएगा और बहुत जल्द मेरा रिश्ता आ जाएगा। अगरचे मुझे यकीन ना था, मगर फिर भी मैं रिस्क ले चुकी थी। 5 दिन ही गुजरे थे जब अचानक मेरा रिश्ता आ गया। पता नहीं वो कौन लोग थे और कहां से आए थे। मुझे यकीन था कि आकिफ ने ही रिश्ता भेजा होगा। अम्मा ने इतना बताया था कि कराची से रिश्ता आया है और मैं समझ गई थी कि किसने भेजा है। अम्मा इतनी दूर शादी पर रजामंद न थी, मगर मैंने अम्मा को साफ कह दिया कि मना न करिएगा, बल्कि हाँ कर दीजिएगा। मैंने अम्मा अब्बा को यह भी कहा कि शादी होने तक भाइयों और भाभीियों को कुछ मत बताइएगा। मैं बहुत खुश थी और हवाओं में उड़ रही थी। इस दौरान मैंने आकिफ से बात करना चाही, मगर दोस्त की हिदायत याद आ जाती कि शादी से पहले राबिता नहीं करना। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया ताकि हमारी बातचीत ही ना हो सके। फिर मैंने कुछ दिन के बाद दूसरा तावीज़ भी रात को अपने तकिए के नीचे रख दिया और सुबह जला कर पी लिया। अब मैं इंतजार में थी कि होता क्या है। मेरे भाई और भाभीियों को भी मालूम हो गया था कि मेरा रिश्ता आया है। वो सब घर आए थे, मगर हैरत की बात थी कि किसी ने भी रिश्ते पर एतराज न किया था, वरना तो इससे पहले हर रिश्ते में कोई ना कोई नक्स निकाल कर इनकार कर देते थे। मेरी दोस्त नौशीन ने उनको कह दिया कि रिश्ता इसके ससुराल से आया है, इसलिए भाई खामोशी से मान गए, क्योंकि वो नौशीन को जानते थे और उन्हें उस पर एतबार भी था। नौशीन ने मेरी खातिर झूठ बोला था, मैं उसकी बहुत एहसानमंद थी। दूसरे तावीज़ ने बहुत ही असर दिखाया था और मेरी शादी की तारीख तय हो गई। मैंने एक बार भी अपने होने वाले शौहर यानी आकिफ को ना देखा था और ना ही कोई बात की थी। मैं चाहती थी कि एक ही बार शादी पर देखूं। शायद वो भी ऐसा ही चाहता था, इसीलिए उसकी जानिब से भी कोई बात ना हुई। एक दिन मैं शादी की शॉपिंग करने आतिका के साथ बाजार गई हुई थी। वहां मैंने उस पीर बाबा को देखा जिसके तावीज़ की वजह से मेरी शादी तय हो रही थी। वो भी शायद कपड़े खरीदने आया था। मैंने सोचा उसका शुक्रिया अदा करूं, मगर वो पता नहीं कहां चला गया। शॉपिंग से वापसी पर मैंने आतिका को बताया तो वो कहने लगी कि हम उनके घर जाकर उनका शुक्रिया अदा कर देते हैं। मैं मान गई और हम उसके घर उसके एड्रेस पर चले गए जहां मैं नौशीन के साथ आई थी। मगर मुझे हैरत का झटका लगा जब देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। मैं और आतिका हैरान होते हुए घर वापस आए। उस दिन के बाद भी मैंने 2-3 बार उस घर जाने की कोशिश की ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सकूं, मगर हर बार ताला ही लगा होता था। लोग कहते थे कि यह घर पिछले कई माह से यूं ही बंद है। मैंने नौशीन से पूछा तो वो कहने लगी कि हो सकता है कि उस बाबा ने अपना ठिकाना बदल लिया हो। मैं मुतमईन हो गई कि हाँ, ऐसा हो सकता है। वैसे भी अब मेरी शादी हो रही थी, अब मुझे क्या लेना देना उस पीर बाबा से। इन्हीं हंगामों में मेरी शादी नजदीक आ गई और बहुत जल्द मेरी शादी हो गई।
نکاح کے وقت میں نے دلہے کو دیکھنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے صحرا باندھ رکھا تھا۔ نکاح اور رخصتی کے بعد نوشین ہی مجھے کمرے میں چھوڑنے آئی تھی۔ تیسرا تعویذ مجھے شادی کی رات پینا تھا۔ میں شادی کی رات اپنے کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے میں تعویذ پینے لگی تھی کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اب تو میری شادی ہو گئی ہے، اب کیا ڈر، اب تو میں اس تعویذ کو کھول کر دیکھ سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ تعویذ کھول کر دیکھا تو میرا یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس تعویذ کے اوپر تو پیر بابا کا نام لکھا ہوا تھا اور آگے میرا نام لکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آئی تھی کہ اس تعویذ کا مطلب کیا تھا۔ اس کے اوپر پیر بابا کا نام میرے نام کے ساتھ کیوں لکھا گیا تھا؟ میرا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ میری شادی تو عاطف سے ہوئی تھی نا، تو پھر تعویذ پر نام بھی اسی کا ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور میرا شوہر اندر آیا۔ اپنے شوہر کو تو دیکھ کر ایک اور قیامت میرے سر پر ٹوٹ گئی۔ میرے شوہر کے روپ میں تو وہ پیر سامنے کھڑا تھا جس سے میں اپنی ہی شادی کے لیے تعویذ کروا کر آئی تھی۔ میں حیرت سے چلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی، پیر صاحب آپ یہاں؟ میرا برا حال ہونے لگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میں ہی کمرے میں آؤں گا نا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے شادی ہوئی ہے تو عاقف کہاں ہے؟ یہ تو پیر تھا۔ میں ابھی اس سے پوچھنے لگی ہی تھی کہ کھلے دروازے سے دستک دے کر میری دوست نوشین آ گئی۔ وہ پیر بابا جو اب میرا شوہر تھا اس سے کہنے لگا کہ نوشین باجی آپ ہی سے ساری حقیقت بتا دیں، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ میری آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ میری دوست کو نوشین باجی کیوں کہہ رہا تھا؟ میں نے دکھ سے نوشین سے پوچھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کھیل میں تم بھی شامل ہو۔ نوشین نے مجھے بیڈ پر بٹھا کر کہا کہ تم بیٹھو، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ میں چپ ہو کر اس کی بات سننے لگی۔ نوشین کہہ رہی تھی، شزا میں نے تمہیں ہمیشہ دوست سے زیادہ بہن سمجھا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ برا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم نے عاقف سے صرف اس لیے بات چیت شروع کی تاکہ تمہاری شادی ہو سکے، لیکن شاید تم نہیں جانتی تھی کہ عاقف ایک فلرٹ اور دھوکے باز لڑکا ہے۔ جب تم نے مجھے عاقف کے بارے میں بتایا تو میں نے اسے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے فیک آئی ڈی سے اسے بات چیت شروع کی تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے بھی یا نہیں، مگر مجھے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ ہر لڑکی سے یوں ہی دوستیاں کر لیتا اور انہیں شادی کا کہہ کر کسی اور لڑکی کی طرف ہو جاتا۔ وہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں کئی بار سمجھانے کی بھرپور کوشش کی مگر تم اس لڑکے کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ تمہیں بس اسی پر اعتبار تھا۔ تم نے میری بات کا یقین ہی نہ کیا۔ اس ساری صورتحال سے میں بہت پریشان تھی۔ میں تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری شادی میں میرے دیور نے تمہیں دیکھا تھا اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور مجھے کئی بار کہہ چکا تھا کہ میں رشتہ لے کر جاؤں، مگر ان دنوں تمہارے دماغ پر اس دھوکے باز عاقف کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس رشتے سے تم انکار کر دو گی، اس لیے میں نے اپنے دیور کو تھوڑا انتظار کرنے کو کہا۔ تمہاری باقی دوستوں نے جب تمہیں پیر فقیر کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو مجھے امید تھی کہ تم منع کر دو گی اور اس چکر میں نہیں پڑو گی، لیکن تم نے حامی بھر لی تو مجھے بہت شوق لگا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم کسی جعلی پیر کے ہتھے چڑھ جاؤ، اس لیے میں نے تم سے کہا کہ میں تمہیں پیر بابا کے پاس لے جاؤں گی۔ میں نے اپنے دیور کو نقلی پیر بابا بنا دیا اور اس کے کہنے پر تمہیں تعویذ دیا، اور جو کہا میرے کہنے پر کہا۔ ظاہر ہے تعویذ بھی نقلی ہی تھے، اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ عاقف سے رابطہ نہ کرو۔ میں یہی چاہتی تھی کہ تمہیں لگے کہ تمہاری شادی اسی سے ہو رہی ہے۔ پھر میں اپنے دیور کا رشتہ تمہارے لیے لے آئی۔ خالہ کو میں نے ہی کہا تھا کہ تمہیں کہیں کہ لڑکا کراچی کا ہے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ عاقف ہی تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ مجھے اس کی باتیں سن کر یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا نوشین تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مگر اس نے جب مجھے ثبوت دکھائے کہ یہ دیکھو عاقف کی ساری باتیں سنوائیں تو مجھے یقین آ گیا کہ نوشین سچی تھی اور عاقف جھوٹا۔ میں نے نوشین کو کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے پیار سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور میں تو بس یہی چاہتی تھی کہ تم اس دھوکے باز کے چنگل سے نکل آؤ، اس لیے میں نے جلدی جلدی تمہاری شادی کی تاریخ طے کی اور تمہاری شادی عاقف کے بجائے اپنے دیور نعمان سے کروا دی۔ نعمان ایک اچھا لڑکا ہے اور تمہیں پسند بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ تم خوش رہو گی۔ اور ہاں، عاقف کے بارے میں کچھ بھی اپنے شوہر کو بتانے کی ضرورت نہیں، مردوں کو ایسی بات نہیں بتاتے۔ اب میں چلتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ یہ سب مجھے بتا کر کمرے سے باہر چلی گئی اور میں سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ مجھے جو کچھ اس نے بتایا تھا یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔
उसके जाते ही मेरा शौहर कमरे में आ गया और कहने लगा, शिजा मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें पीर बनकर बेवकूफ बनाया। असल में हम नहीं चाहते थे कि तुम किसी जाली फकीर के पास चली जाओ, इसलिए मुझे भाभी के साथ ड्रामा करना पड़ा। भाभी ने कहा था कि तुम एक बेवकूफ सी लड़की हो और बहुत जल्द दूसरों की बातों में आ जाती हो, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। मैं तब तक संभल चुकी थी और इस हकीकत को कबूल कर चुकी थी कि मैं किसके नसीब में थी। मेरा शौहर निहायत अच्छा था, वो मेरी बहुत परवाह करता था और ख्याल रखता था। मैं बहुत खुश थी और मुतमईन भी कि मेरी दोस्त नौशीन ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा और बेहतरीन किया। वाकई अगर मैं किसी जाली पीर के हत्थे चढ़ जाती तो शायद अभी तक अपनी शादी के लिए वजीफे ही करती रहती और पता नहीं मेरे साथ आकिफ क्या बुरा करता। मैं समझ चुकी थी कि शादी की ख्वाहिश रखना हर लड़की का हक है, मगर उसे गलत तरीके से पूरा करना इंतहाई गलत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।